हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल साइंस जोन बाय उषा चल। तो बेटा आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 पाठ 7 नियंत्रण एवं समन्वय का हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है, जंतुओं में हार्मोन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बेटा आपने पहले छोटी क्लासेस में थोड़ा बहुत इसके बारे में अध्ययन किया हुआ है कि जो हार्मोन होते हैं वो कौन सी ग्रंथियां स्रावित करती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां। हमारे शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। कौन कौन सी? अंतःस्रावी ग्रंथियां, बहिस्रावी ग्रंथियां और हमारी मिश्रित ग्रंथियां। तो ग्रंथियां कितने प्रकार की होगी हमारे शरीर में? अंतःस्रावी, बहिस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। अब अंतःस्रावी ग्रंथि का दूसरा नाम, आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों का दूसरा नाम क्या होता है? नलिका विहीन ग्रंथि। नलिका विहीन ग्रंथि आ जाता है तो भी आपको अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जो आपको पता है वही बात लिखनी होती है। और आपकी बहिस्रावी ग्रंथियों को बोलते हैं नलिका युक्त ग्रंथि। ठीक है बेटे। फिर आगे बात आती है कि ये तीनों ग्रंथियां अपने स्रावण को कैसे हमारे शरीर में छोड़ती हैं। जो अभी बताया था अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी कि नलिका विहीन ग्रंथि, यानी कि उनमें नलिका नहीं होती है। जैसे ऐसे मान लो कि भी आपने नीचे से कोई हैंडपंप लगाया है जमीन में बोरंग करके, ठीक है, और उसमें कोई पाइप नहीं लगाई, डायरेक्ट वो आप मोटर ऑन करते हो तो पानी वहीं पर गिरता है। अपने आप कोई नाली सी बना दोगे, उसमें से पानी होता हुआ फिर जहां आपको पानी भेजना है वहां जाएगा। एक दूसरा है हैंडपंप है, उसमें आपने पाइप डाल दी और जहां पानी देना होता है डायरेक्ट पाइप को जाके वहां छोड़ देते हो, तो वो क्या होगी? नलिका युक्त ग्रंथि। और जो जिस पे पाइप नहीं लगा रखी हैंडपंप पे वो कौन सी होगी? नलिका विहीन ग्रंथि। यानी कि जो नलिका विहीन ग्रंथि यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती बेटे, वो अपने स्रावण को फिर कैसे पहुंचाती हैं? रक्त के द्वारा। वो अपने स्रावण को रक्त में छोड़ देती हैं और वहां से वो जो लक्ष्य अंग होते हैं, लक्ष्य उत्तक होते हैं, लक्ष्य अंग मतलब जहां पर वो कार्य करते हैं। मैंने जब पादप हार्मोन के बारे में बताया था, आपको बताया था कि जो हार्मोन होते हैं, हार्मोन क्या होते हैं? वे रसायन होते हैं जो शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इनका जो उत्पन्न होने का स्थल और कार्य स्थल दोनों अलग अलग होते हैं, यानी कि बनते दूसरी जगह है और कार्य दूसरी जगह करते हैं। जहां ये कार्य करते हैं उनको बोलते हैं लक्ष्य अंग या लक्ष्य उत्तक, जहां पर ये कार्य करते हैं, जहां पर इनका प्रभाव दिखाई देता है। तो हम बात कर रहे थे अभी कि भी जो हमारी, क्योंकि आपका 10th क्लास में अभी आपका बहिस्रावी ग्रंथि और आपके जो ये है मिश्रित ग्रंथियों के बारे में इतना अध्ययन नहीं, आगे बड़ी क्लासेस में है। हम आपका जो 10th क्लास का टॉपिक है सिर्फ उसी के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें आपका आता है अंतःस्रावी ग्रंथियां। आपकी जो 10th क्लास की बेटे पुस्तक है उसमें आपका एक चित्र भी दिया हुआ है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारे शरीर में कौन कौन सी हैं। कई बार क्या होता है पेपर में ये चित्र आ जाता है और आपका इसका नाम देना होता है, खाली ग्रंथियां दे देते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसमें इन सब के नाम पता होने चाहिए कि कौन सी ग्रंथि कहाँ पर है। ठीक है बेटे। तो कई बार खाली ये आपका चित्र भी आ जाता है। फिर आगे बात आती है आपकी कि भाई हमारे जो है कि भाई अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी हैं। हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो निम्नलिखित है। हम यहाँ पर बात करेंगे कि कौन सी ग्रंथि है, कौन सा हार्मोन स्रावित करती है और उस हार्मोन का क्या कार्य है। बिल्कुल ध्यान से करेंगे। इसमें कई बार क्या होता है कि एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है बेटे 5 मार्क्स में कि भी अलग अलग ग्रंथियों का नाम दे दिए, उनके हार्मोन बताइए और उनके कार्य बताइए। या फिर इसमें से 100% होता है, ये वीडियो ऐसी है कि इसमें से 100% आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है और आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है। बिल्कुल इसको रट लो, पक्का कर लो कि इसमें से क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। तो फिर बात आती है, सबसे पहले हमारी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। यहाँ पर बात आती है कि पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है क्वेश्चन कि हमारे शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी है? कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। फिर बात आती है कि जो ये पीयूष ग्रंथि है कहाँ पाई जाती है बेटे। आपने मस्तिष्क का चित्र किया था,
हमने पिछली वीडियो बनाई थी, आपकी बुक में भी चित्र दिया हुआ है मस्तिष्क का, उसमें देखेंगे कि एक ऐसे छोटी सी लोब सी बनी हुई है सर्कल सा, वो आपकी पीयूष ग्रंथि, यानी कि ये कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है पीयूष ग्रंथि। फिर बात आती है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्योंकि पीयूष ग्रंथि ही है जो अपने स्त्रावन से, यानी कि जो ये हार्मोन छोड़ती है, उनके द्वारा दूसरी जो ग्रंथियां हमारे शरीर की, उनके स्त्रावन को नियंत्रित करती है। यानी कि बाकी सभी ग्रंथियों का जो स्त्रावन है, जो दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उनका स्त्रावन किसके ऊपर निर्भर करता है? पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के स्त्रावन के ऊपर। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। अब जो पीयूष ग्रंथि है बेटे, इसमें वैसे तो बहुत सारे हार्मोन होते हैं, वो आगे आप बड़ी कक्षा में उनका अध्ययन करेंगे, लेकिन आपके जो 10th क्लास में है, इसका सिर्फ जो जिक्र है वो है वृद्धि हार्मोन। जो पीयूष ग्रंथि जो हार्मोन स्रावित करती है वो कौन से है? वृद्धि हार्मोन। तो यानी कि इनका कार्य क्या हो गया? ये मनुष्य के वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं। अब मान लो बेटे, किसी के कोई आदमी बौना रह जाता है, छोटी हाइट में रह गया, तो क्या कहते हैं कि भी इसके अंदर वृद्धि हार्मोन कम है, यानी कि पीयूष ग्रंथि ने जो वृद्धि हार्मोन का स्रावन करती है, कम हार्मोन स्रावित हुए। तो यानी कि जो पीयूष ग्रंथि के वृद्धि हार्मोन का स्रावन जब कम होता है तो कौन सी बीमारी हो जाती है? बौनापन। और जब बहुत अधिक मात्रा में स्रावित हो जाते हैं तो हमारा जो विकास है, वृद्धि है, बहुत ज्यादा हो जाती है। आपने देखा कई होते हैं 7.5-7 फुट के 8 ऐसे राक्षसों जैसे, भीम का शरीर हो जाता है, इंग्लिश में जिसको गिगेंटिज्म बोलते हैं। ठीक है बेटे, और बोनेपन को क्या बोलते हैं? ड्वार्फिज्म। कई बार क्या होता है कि इंग्लिश के शब्द हिंदी के रूप में लिखे आ जाते हैं एग्जाम में और बच्चे वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बोनेपन को क्या कहते हैं? ड्वार्फिज्म। और भीम का शरीर को यानी कि क्या कहते हैं? गिगेंटिज्म। तो यानी कि जो मनुष्य है उसकी कितनी वृद्धि होगी, वो लंबा बनेगा या छोटा बनेगा, उसकी हड्डियों का जो विकास है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? पीयूष ग्रंथि के वृद्धि हार्मोन के ऊपर। फिर अगली जो ग्रंथि है वो है बेटे हमारी हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है, आपने मस्तिष्क का डायग्राम किया था, वहां पर भी देखा होगा कि भी हाइपोथैलेमस भी मस्तिष्क में ही पाया जाता है। ये क्या करता है? जो पिट्यूटरी ग्रंथि है हमारी, जो पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि को ही इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं। तो जो पीयूष ग्रंथि का स्त्रावन होता है उसको नियंत्रित करता है कौन? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस का काम क्या हो गया? इनडायरेक्ट रूप से हम बात करेंगे तो यानी कि सभी ग्रंथियों का जो स्त्रावन है कौन नियंत्रित कर रहा है? हाइपोथैलेमस कर रहा है, क्योंकि हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है और पीयूष ग्रंथि बाकी सब ग्रंथियों की मास्टर ग्रंथि है। तो इसीलिए ये हमारी बॉडी के जो दूसरी ग्रंथियों का स्रावन है उसको नियंत्रित करता है। फिर आगे आपकी आती है थायराइड ग्रंथि। थायराइड को ही दूसरा नाम है आपकी जो विज्ञान की पुस्तक है उसमें दिया हुआ है अवटु ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि का दूसरा नाम है अवटु ग्रंथि। अवटु ग्रंथि आ जाता है एग्जाम में, सोचेंगे मैम ने तो अवटु ग्रंथि का तो कहीं जिक्र ही नहीं किया था। तो अवटु ग्रंथि किस ग्रंथि का नाम है? दूसरा थायराइड ग्रंथि का। तो थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है बेटा? जो गर्दन में हमारा ये लड़कों में बड़ा दिखाई देता है, वॉइस बॉक्स, लैरिंक्स जो होता है, कंठ जिसको कहते हैं, लड़कियों में दिखाई नहीं देती। अब देखो मेरा दिखाई भी नहीं दे रहा ज्यादा। तो इसके आसपास में होती है यहाँ पर हमारी अवटु ग्रंथि। तो ये कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? थायरोक्सिन हार्मोन। जो थायरोक्सिन हार्मोन है बेटे वो क्या करता है? हमारा जो भोजन होता है, भोजन के उपापचन में सहायता करता है। यानी कि भोजन में हमारे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इनका पाचन, इनका ऑक्सीकरण में सहायता करता है, उपापचन की क्रिया में सहायता करता है। अब सोचो, मान लो हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या होगा? अब जो हमने भोजन खाया उसका उपापचन नहीं होगा, तो यानी कि ऊर्जा नहीं निकलेगी। ऊर्जा नहीं निकलेगी तो क्या होगा? वो अच्छी तरह से उसका मतलब मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? हम मोटे होते चले जाएंगे बहुत ज्यादा। और क्या हो जाएगा? हमें ऐसे लगेगा कि हमारे अंदर एनर्जी नहीं, हमेशा थके थके से लगेंगे, हाथ पैरों में दर्द रहेगा, शरीर में जान, क्योंकि एनर्जी तो हमें मिल ही नहीं रही हो भोजन से, और हमारा शरीर बहुत
फूल जाएगा, यानी कि हम मोटे हो जाएंगे। तो ये एक बीमारी होती है। और कई बार क्या होता है, जब इसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो कई लोगों की यहाँ गर्दन होती है, यहाँ से बहुत मोटी मोटी हो जाती है, ऐसे फूली हुई सी गर्दन होती है, जिसको नाम दिया जाता है ग्वाइटर या घेंगा रोग भी कहा जाता है। ग्वाइटर या घेंगा एक ही बीमारी के नाम है दोनों। यहाँ उनके मुंह में क्या होता है, जब थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है बेटे, तो क्या होता है कि भाई हमारे यहाँ गर्दन फूल जाती है। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है कि भाई थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं। कौन सा रोग होता है, घेंगा या ग्वाइटर रोग। उसमें क्या होता है, गर्दन फूल जाती है। फिर आपने एड में भी देखा होगा, ये कहा जाता है कि आयोडाइज्ड साल्ट खाओ, आयोडाइज्ड साल्ट खाओ, ये कहा जाता है। आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए, क्योंकि जो आयोडीन होती है बेटे, वो थायराइड जो ग्रंथि होती है उसकी क्रिया प्रणाली को सही रखती है, कि थायरॉक्सिन हार्मोन सुचारू रूप से निकलता रहता है उससे। आयोडीन की कमी होने से क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, और उसकी कमी होने से क्या होता है, फिर हमारा ग्वाइटर की बीमारी हो जाती है। तो इसीलिए हमेशा आयोडीन युक्त नमक लेना चाहिए। तो इसको बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। तो थायराइड की बीमारी हमारी है कि भोजन के उपापचन को नियंत्रित करता है थायरॉक्सिन हार्मोन। फिर आगे हमारी ग्रंथि आती है पैराथायराइड ग्रंथि, परावटु ग्रंथि। इसको क्या कहा जाता है, परावटु। परावटु ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि एक ही ग्रंथि के नाम है। ये कहाँ पाई जाती है, हमारी थायराइड ग्रंथि के पीछे पाई जाती है। इसमें हमारे दो हार्मोन स्रावित होते हैं बेटे, पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन। कौन कौन से हैं, पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन। जो पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है बेटे, ये दोनों जो हार्मोन होते हैं एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। जो पैराथायराइड है कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। अब कैल्शियम की मात्रा को कैसे बढ़ाएगा, आप सबको पता है कि भी जो हमारी हड्डियां होती हैं कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनी होती हैं। हड्डियों का अनावश्यक भाग, कई बार हड्डियां अनावश्यक रूप से बढ़ जाती है कहीं कहीं, तो उनको गला देता है ये। तो दोबारा से हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है। तो कौन करता है ये काम, पैराथायराइड हार्मोन। और एक और दूसरा हार्मोन स्रावित करती है पैराथायराइड ग्रंथि, कैल्सिटोनिन हार्मोन। जो कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है बेटा, ये पैराथायराइड के विपरीत कार्य करता है, यानी कि रक्त के हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को कम करता है, हड्डी के निर्माण में सहायक है, और जो एक्स्ट्रा कैल्शियम होता है उसको मूत्र के द्वारा विसर्जित करता है। ठीक है, आगे आता है हमारी एक और ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि। जो थाइमस ग्रंथि होती है बेटे, ये हमारी बाल्यकाल में ही होती है। जैसे जैसे हम बड़ी एज होती जाती थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है। ये हृदय के आगे होती है, हमारी वक्षस्थल में पाई जाती है थाइमस ग्रंथि। अब इसका कार्य क्या है, तो कौन सा हार्मोन स्रावित करती, थाइमोसिन हार्मोन। क्या होता है कि हमारे शरीर में दो चीजें आपने छठे पाठ में पढ़ा था, एक रक्त, दो तरल द्रव है, एक लसिका। लसिका को इंग्लिश में लिम्फ बोलते हैं। तो जो लसिका कोशिकाएं हैं यानी कि लिम्फोसाइट्स, उनके निर्माण में, और जो हमारे रक्त में पाई जाती लिम्फोसाइट्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं, तो उनके निर्माण में सहायता करती है। और श्वेत रक्त कोशिकाएं हमारी क्या है, शरीर की सिपाही हैं। वो जीवाणुओं से लड़ती हैं, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाती हैं, हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाती हैं, जिससे कि कोई जीवाणु या रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो वो नष्ट हो जाता है। तो ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है थाइमोसिन हार्मोन। और ये जैसे जैसे एज बड़ी होती जाती है, थाइमोसिन यानी कि वृद्ध अवस्था में हमारा थाइमोसिन खत्म हो जाता है, थाइमस जो ग्लैंड होती ग्रंथि। अगली है आपकी एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि का दूसरा नाम है अधिवृक्क ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है, अधिवृक्क ग्रंथि। ये भी वैसे तो कई हार्मोन है, वो आगे आपका डिटेल में आएगा। दो भाग होते हैं इसके, कोर्टेक्स और मेडुला, उनके बारे में डिटेल से बड़ी कक्षा में आता। आपके में सिर्फ इन्हीं दो हार्मोन के बारे में है बेटे, एड्रिनलिन हार्मोन और नोर एड्रिनलिन हार्मोन। देखो क्या होता है, कई बार आप नॉर्मली जा रहे हैं, कोई अचानक से कोई ऐसी घटना होगी तो एकदम से आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, हृदय की धड़कन बढ़ गई, श्वसन दर बढ़ गई,
और आपकी आंखें ऐसे फटी की फटी रह जाती हैं और मतलब पुतली फैल जाती है, मतलब आपके शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये सब किसके कारण से? जो हमारा एड्रेनलिन हार्मोन है ये, इसीलिए इसको आपातकालीन हार्मोन भी नाम दिया जाता है। जो आपकी एड्रेनल ग्रंथि है उसका दूसरा नाम क्या है आपका? आपातकालीन ग्रंथि। और इन हार्मोन को कहा जाता है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन को क्या कहा जाता है? संकट हार्मोन या आपातकालीन हार्मोन। यानी कि कोई भी संकट की स्थिति आ जाती है तो ये हमारा जो एड्रेनलिन हार्मोन है ये स्रावित होता है। ये क्या कर देता है कि भी जो हमारे लक्ष्य अंग है, जैसे हृदय है तो हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा? धड़कन ज्यादा बढ़ेगी तो ये हमारी जो मांसपेशियां हैं उन तक ज्यादा रक्त पहुंचेगा और आप ऑक्सीजन की आपूर्ति अधिक हो जाएगी। और जो हमारा पाचन तंत्र है और त्वचा है बेटे, वहाँ रुधिर की कमी हो जाती है, वहाँ रक्त कम पहुंचेगा। जो दूसरे तंत्र है हमारे, जो जैसे उस स्थिति से निपटने के लिए जिनकी जरूरत पड़ती है, वहाँ रक्त सप्लाई ज्यादा हो जाती है और रक्त त्वचा के पास और पाचन तंत्र के पास कम रक्त जाता है। इसी कारण से हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसी स्थिति जब आती है, क्योंकि वहां पर रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है। फिर आगे बात आती है कि भी इसमें और क्या हो जाता है कि हमारी जो आंख की पुतली है वो फैल जाती है, ठीक है, और श्वसन दर बढ़ जाएगी। ये सब किस लिए होती है कि जो आपातकालीन स्थिति आ गई है उससे निपटने के लिए सारी की सारी ऊर्जा को उन अंगों में प्रयोग कर ले जो उस स्थिति को निपटने में सहायक है। अब स्थिति नॉर्मल कैसे होगी? ये चीज ऐसे थोड़ा एक बार होगी तो बढ़ी रहती, थोड़ी देर बाद हम नॉर्मल हो जाते हैं, हमारे रोंगटे भी बैठ जाते हैं, हमारी धड़कन जो वो भी नॉर्मल हो जाती है, सब नॉर्मल। क्या होता है फिर एक और दूसरा हार्मोन स्रावित होता है बेटे, नॉर एड्रेनलिन। ये एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। जो जो ये हुई थी घटना उनके अपोजिट में करता है। त्वचा में सर्कुलेशन बढ़ा देता है, जो वहां पर हमारा रक्त का स्त्राव ज्यादा हो गया था जिधर, तो वहां से हटा देगा। नॉर्मल पाचन तंत्र सब हमारे नॉर्मल हो जाता है। तो यानी कि ये एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। फिर अगली हमारी ग्रंथि आती है अग्नाशय ग्रंथि। जो अग्नाशय ग्रंथि है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ग्रंथियों के प्रकार बताए थे, तो उनमें से कौन सी ग्रंथि में आती है? मिश्रित ग्रंथि। आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर की मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। वैसे आपका अंडाशय और वृषण भी मिश्रित ग्रंथियों में आते हैं। अग्नाशय क्या है बेटे? देखो, जो आपकी मैंने कहा था बहिस्त्रावित ग्रंथियां, वो क्या स्त्रावित करती है? एंजाइम का स्त्रावण करती है। और जो आपकी अंतःस्त्रावित ग्रंथियां, ये हार्मोन का स्त्रावण करती है। तो अग्नाशय आपने छठे पाठ में पढ़ा था जैव प्रक्रम वाले में कि भी अग्नाशय रस भी स्त्रावित करता है जिसमें एंजाइम होते हैं, पाचक एंजाइम थे, पाचक रस होता है, और ये हार्मोन भी स्त्रावित करता है। तो ये दो हार्मोन स्त्रावित करता है अग्नाशय, ग्लूकागोन और इंसुलिन। जो ग्लूकागोन होता है बेटे, ये ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। यानी कि क्या करता है? ये घटना कहाँ होती है ग्लूकोज के निर्माण की? कि भी यकृत जो होता है, लीवर, वहां क्या होता है कि एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज हम खाना खा लेते हैं तो ग्लूकोज का निर्माण होता है, आखिर में किसमें टूट जाता है? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में। तो जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा आ गया, जैसे हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे होते तो हम क्या करते हैं? बैंक में जमा करवा देते हैं। तो शरीर में जो ग्लूकोज का बैंक है वो कहाँ? यकृत है। तो यकृत में क्या होता है बेटा? एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज थी वो ग्लाइकोजन में बदल जाती है, ठीक है। जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए तो ग्लाइकोजन में बदल जाएगी, और जब मान लो शरीर में ग्लूकोज की कमी होगी तो ग्लाइकोजन टूट करके दोबारा ग्लूकोज बना देता है। तो यानी कि जो आपका ग्लूकागोन हार्मोन है ये क्या करेगा? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। इससे हमारी शरीर में क्या हो जाएगा? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है रक्त के अंदर। और जो दूसरा हार्मोन है इंसुलिन हार्मोन, ये क्या करता है कि भी जब हमारे शरीर में मान लो ग्लूकोज की मात्रा बहुत अधिक हो गई, अब ग्लूकागोन हार्मोन ने स्रावण करके ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा दिया, हमारे जो अग्नाशय के अंदर फिर दूसरी कोशिकाएं हैं उन्होंने उसकी मात्रा को सूचक के रूप में ग्रहण कर लिया, और फिर क्या करेंगे? ग्लूकागोन का स्रावण बंद हो जाएगा और कौन से हार्मोन का स्रावण शुरू हो जाएगा? इंसुलिन हार्मोन का। ये फिर क्या करेगा? यकृत में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो गया था उसको किसमें बदल जाएगा? ग्लाइकोजन में बदल देगा।
यहाँ पर भी एक बीमारी हो जाती है बेटे, जिसके अंदर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है। वहां पर आपने एक रोग सुना होगा, आजकल तो हर तीसरे आदमी को सुनने को आता है, शुगर की बीमारी है, जिसको मधुमेह, डायबिटीज या शुगर, ये तीनों एक ही बीमारी को बोलते हैं। कोई बोलता है शुगर हो गई इसको, कोई कहता है मधुमेह की बीमारी है, कोई कहता है कि भाई इसको डायबिटीज हो गई। ये सभी एक ही बीमारी है। किसकी कमी से हो रही है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से। शरीर के यानी कि रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ जाना। ठीक है बेटे। फिर आगे बात आती है हमारी अंडाशय की, जो ये हमारे जनन ग्रंथियां हैं, अंडाशय और वृषण। इसके बारे में हम आगे पाठ 8 में अच्छे से अध्ययन करेंगे डिटेल से इनके बारे में। तो ये कौन से हार्मोन स्रावित करती है अंडाशय? 2 हार्मोन स्रावित करती है, एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन। जो एस्ट्रोजन होता है बेटे, ये मादा जनन हार्मोन होता है। यौनावस्था जब आती है तो इन हार्मोन का स्रावन शुरू होता है। ये जो स्त्रियों के अंदर द्वितीय लैंगिक लक्षण होते हैं, जैसे स्तन का उबार, जो ये कुल्ले चौड़े हो जाना, मतलब ये जो जनन मादा जनन लक्षण होते हैं, उनको कौन नियंत्रित करता है बेटे? एस्ट्रोजन। और जो मादा जनन अंग है, उनके कार्य को भी सुचारू रूप से करने में सहायता करता है। और ऊपर से जो हमारे ये अंड कोशिकाएं होती हैं, उनके भी परिपक्व होने में सहायता करता है। कौन? एस्ट्रोजन हार्मोन। फिर दूसरा एक और हार्मोन आता है अंडाशय जो स्रावित करता है, प्रोजेस्टेरोन। ये कब स्रावित होता है? प्रेगनेंसी के टाइम पर, जब स्त्री गर्भ धारण करती है। तो जो यूरिन टेस्ट किया जाता है, वो यूरिन टेस्ट किससे क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का टेस्ट होता है। जब किसी स्त्री के यूरिन में प्रोजेस्टेरोन का लेवल आ रहा है, तो इसका मतलब वो स्त्री क्या है? गर्भवती है। तो यहाँ से प्रेगनेंसी टेस्ट में प्रोजेस्टेरोन का ये क्या करता है कि भी जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसके स्तनों के विकास में, दुग्ध स्त्रावण में, इनमें सब में मदद करता है और प्रेगनेंसी को बनाए रखता है। फिर आगे हमारी आती है नर जनन ग्रंथि। वो कौन सी है? वृषण है। वो कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? टेस्टोस्टेरोन। अब इसका कार्य क्या है? नर लैंगिक लक्षण, जो ये नर होते हैं, उनके अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो होते हैं, उनको नियंत्रित करता है। जैसे मूछें आना, दाढ़ी आना, उनके कंधे चौड़े हो जाना, मांसपेशियां मजबूत होना, ये सब कौन नियंत्रित करता है? टेस्टोस्टेरोन। और ऊपर से जो स्पर्म में यानी कि शुक्राणुओं का स्त्रावण होता है, उनको भी नियंत्रित करता है। कौन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और जो नर लैंगिक भाग है, दूसरे जनन अंग हैं, उन सब का नियंत्रण का कार्य किसका है? टेस्टोस्टेरोन। फिर एक ग्रंथि और है बेटे हमारी, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि बहुत ही रहस्यमय ग्रंथि है। आपने सुना होगा, बहुत हमारे हिंदू पुराणों में तो बहुत आता है कि त्रिनेत्र, एक तीसरी आंख भी होती है। सच में होती है वो तीसरी आंख। ये पीनियल ग्रंथि ही तीसरी आंख होती है हमारी, जिसको हमारे ऋषि मुनि एक और दूसरे नाम से कहते हैं कि भी आज्ञा चक्र, कि भी हम अपनी ज्ञानेंद्रियों पर विजय पा सकते हैं। वो ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? जो हमारी मतलब आधा जो आज्ञा हमारा मन को वश में कर सकते हैं, वो ये पीनियल ग्रंथि से ये हार्मोन स्रावित करती है मेलाटोनिन, कि भी हमें नींद, कहीं कहते ना हमें भी नींद आ जाती है, हमसे जगा नहीं जाता है या फिर नींद नहीं आती है, ये सक्रिय करनी पड़ती है पीनियल ग्रंथि। ये क्या होती है? अंधेरे में ज्यादा सक्रिय होती है और प्रकाश में इसका साइज कम होता चला जाता है। इसका साइज फिक्स नहीं होता, घटता बढ़ता रहता है। जो ऋषि मुनि वगैरह थे, ये अपने तप के बल पर अपनी पीनियल ग्रंथि को ज्यादा प्रभावशाली बनाते थे। इससे मनुष्य का जो सोने जागने का ढर्रा, कि भी कितनी देर जगेगा, कितनी देर सोएगा, और जो मौसमी गतिविधियों में जो परिवर्तन होता है, दिन रात, इन सब का आभास होना, यह सब किसके द्वारा होता है? पीनियल ग्रंथि के द्वारा। वैसे ज्यादा डिटेल से नहीं है आपकी कक्षा में ये पीनियल ग्रंथि का, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ये भी मस्तिष्क में ही होती है। तो मस्तिष्क में हमारी कौन कौन सी ग्रंथि आती है? पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस। ये 3 ग्रंथियां आपकी मस्तिष्क में होती है। थायराइड और पैराथायराइड आपकी जो श्वास नली होती है, यहाँ पाई जाती है।
और थाइमस आपकी जो आपका छाती का रीजन यानी कि वक्षस्थल में पाई जाती है। और एड्रिनल यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि थी, ये कहाँ पाई जाती थी? आपके जो गुर्दे होते हैं यानी कि आपके फेफड़े जो गुर्दे को बोलते हैं वृकाणु, वृकाणु के ऊपर पाई जाती है। और ये जो अग्नाशय ग्रंथि ये कहाँ पाई जाती है? आपके अमाशय और छोटी आंत के बीच में पाई जाती है। अंडाशय ये स्त्रियों में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? नीचे उदर गुहा में। और वृषण ये पुरुषों में पाया जाता है, ये भी नीचे उदर गुहा में। तो ये थी बेटा हमारी प्रमुख जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। इसमें बेटा बोर्ड के एग्जाम के लिए आपको इनकी ग्रंथियों के नाम, उनके हार्मोन, उनके कार्य और ये कहाँ पाई जाती है, और ऊपर से आपके जो बुक में चित्र है उसके नाम अच्छी तरह से याद करने। कई बार खाली चित्र दे देते हैं कि इन ग्रंथियों के नाम बताइए। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर और लाइक जरूर करना। और आपको कोई भी बेटा डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट्स को क्लियर जरूर करना। थैंक यू बेटा।